अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप घर के मीडिया को तो मैनेज कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के मीडिया को सिर्फ इस बात पर कि नवाज शरीफ के मरियम नवाज के 100 दिन कैसे हैं, अली रामे की खबर के मुताबिक आप 60 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। इसी तरह आप पीडीएम हुकूमत के दौरान अरबों रुपए के इश्तिहारात के जरिए मीडिया का मुंह तो बंद कर सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि शरीफ खानदान का कैलिबर क्या है, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है। मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन शरीफ खानदान अमूमन इंटरनेशनल मीडिया के करीब भी नहीं फटकता। आप देख लें, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए, इस वक्त जून आ चुका है और नवाज शरीफ ने इंटरनेशनल मीडिया को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। चलें लोकल मीडिया को दिया हो। अगर यही इमरान खान बाहर होते तो इमरान खान अब तक कितने ही इंटरव्यूज दे चुके होते, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। शरीफ खानदान ने जितने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दिए, जिसमें हसन नवाज का इंटरव्यू था फ्लैट्स वाले मामले पर, वो आपके सामने है। फिर थोड़ा अरसा पहले हमने देखा कि इसहाक डार बीबीसी के हार्ट टॉक प्रोग्राम में चले गए, वहां उनकी क्या दुर्गत बनी वो भी आप जानते हैं। तो शरीफ खानदान इंटरनेशनल मीडिया के करीब जाने का रिस्क नहीं लेता। अब उसकी वजह क्या अंग्रेजी जुबान है, क्या उसकी वजह कंटेंट है, उसकी वजह कॉन्फिडेंस का ना होना है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया ने इनके पोल खोलना शुरू कर दिए हैं। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की कौम की फतह का दिन है और पाकिस्तानी कौम ने अपना हक अदा किया इलेक्शन वाले दिन वोट डाल के। जिसको वो जितवाना चाहते थे उन्हें जितवाया। ईद के मौके पर मैं एक गांव में एक शख्स से मिला। वो कहने लगा कि इस हुकूमत को शर्म नहीं आती। मैंने पूछा कि हुआ क्या है। वो साहब मेरे से बहुत उम्र में ज्यादा थे। मैंने वजह पूछी कि क्या वजह है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हमने इनको वोट ही नहीं दिया तो इन्होंने हुकूमत कैसे बना ली। अब उसको नहीं पता था कि हुकूमत बनाने वाले कौन है। जिस तरह हामिद मीर कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत रेंटे हुकूमत है, हुकूमत चला कोई और रहा है, सामने कोई और है। खैर, अब सिकंदर सुल्तान राजा अगर ये रिमार्क्स दें कि और कहें कि मैं अदलिया के पास गया था, अदलिया ने मुझे ऑफिसर्स नहीं दिए, तो ये इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी ने और ये इलेक्शन जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने फेल किए हैं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने तारीख में 2 बार इलेक्शन करवाए और दोनों बार ही नाकाम रहे, क्योंकि वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने प्रमोशंस लेनी होती हैं, वो बेचारे तो एक अच्छी पोस्टिंग की मार होते हैं। अगर वो अच्छी पोस्टिंग ना हो तो इनकलाबी बातें करते हैं, अगर अच्छी पोस्टिंग पे हो तो वो सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं और हर तरह का नंगा नाच नाचते हैं। अब सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ के हल्के NA 130 का पोल अल जजीरा ने खोला है। सच्ची बात तो यह है कि उन्होंने नवाज शरीफ और सिकंदर सुल्तान राजा को कहीं का नहीं छोड़ा। अल जजीरा ने फार्म 45 और फार्म 47 वाले तनाज़े को डिटेल में डिस्कस किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इस सिलसिले में नवाज शरीफ और इलेक्शन कमीशन दोनों से राय लेने के लिए राब्ता किया, लेकिन दोनों ही राय देना तो दूर, वैसे ही भाग गए और बात करना उन्होंने गवारा नहीं किया। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया ने भी आसमान सर पर उठाया हुआ है और वो बता रहे हैं कि देखो अल जजीरा क्या कह रहा है। अफवाज चौधरी ने इस रिपोर्ट को पोस्ट किया और लिखा कि अल जजीरा रिपोर्ट ऑन इलेक्शन रिगिंग इन नवाज शरीफ कॉन्सिक्वेंसी election form were forged and altered to show नवाज शरीफ विनर। यानी अब जब इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा हो कि इलेक्शन के फॉर्म्स में आपने हेरा फेरी की, उनको तब्दील किया जेल में बंद एक खातून को हराने के लिए, तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि नवाज शरीफ रियासत के प्रोटोकॉल के साथ आए, रियासत के प्रोटोकॉल के साथ उनका बयानिया मीडिया पर चलाया गया, इलेक्शन कैंपेन की, सब कुछ किया, और एक कैंसर सर्वाइवर खातून जो जेल में कैद है, अगर उससे भी आप जीत नहीं पाए और आप पे इल्जाम ये लग रहा है और आप अब तो सब इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि आपके लिए इलेक्शन फॉर्म्स को तब्दील किया गया, तो ऐसी जीत का क्या फायदा। सच्ची बात तो यह है कि अगर इसको समराइज करें तो यूं कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ अपनी आखिरी इनिंग्स में स्टैंप आउट हो गए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा। 16 तारीख को फादर्स डे था तो मरियम नवाज ने उस पर ट्वीट किया और ट्वीट यह था कि मैं अपनी तमाम तर कामयाबियां अपने वालिद नवाज शरीफ के नाम करती हूं। तो इस पर एक सहाफी शाहिद असलम ने फिर सवाल किया कि आप तो अपनी सियासी कामयाबियां या जो भी जैसी भी कामयाबियां हैं वो अपने वालिद के नाम करती हैं,
नवाज शरीफ अपनी कामयाबियां किसके नाम करेंगे? जाहिर है कि यहाँ पर कोई सवाल का जवाब हमें दिखाई नहीं देता। अब ये एक सूरत हाल है जिस पर सवालात उठ रहे हैं। दूसरे नंबर पर फवाद चौधरी ने एक कड़वा सच बोला है, और कड़वा सच ये बोला है कि उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप की कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है, इसी वजह से इमरान खान और बुशरा बीबी इतने अरसे से जेल में कैद हैं। उसकी वजह किसी भी स्ट्रेटजी का लैक होना है, ना होना है। अब उनके मुताबिक इतनी बड़ी अवामी हिमायत हासिल होने के बावजूद नताइज सामने आने चाहिए थे, और जो नताइज सामने आने चाहिए थे वो नताइज नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि मौजूदा क़यादत कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं लेकर आई। फिर उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के जो हालात हैं, इन्होंने किसी बात पर नहीं आना। आईनी और सियासी जंग यह हुकूमत पहले ही हार चुकी है। यह हुकूमत तहरीक इंसाफ की कमजोर हिकमत अमली की वजह से फायदा उठा रही है। फिर फवाद चौधरी ने एक और तजवीज दी, और वो ये है कि पहले आप अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करें, आपस में मुज़ाकरात करें, और उसके बाद आगे बढ़ें। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान, GDA, जमात इस्लामी और महमूद खान अचकजई, ये सब जब तक इकट्ठे नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और ना ही होंगे। तहरीक इंसाफ पहले इन जमातों के साथ मुज़ाकरात करे, और फिर जब आपस में मुज़ाकरात या कुछ चीजें तय हो जाएं तो उसकी बुनियाद पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। और ये बात दुरुस्त मालूम होती है, अगर आप आपस में तकसीम रहेंगे छोटी छोटी बातों पर, तो फिर हुकूमत इसका फायदा उठाएगी, इस्टेब्लिशमेंट इस पर खुश होगी कि इनका आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है, तो आपके लिए कोई आसानी या खैर की खबर नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक मौसर हिकमत अमली के तहत अपने छोटे मोटे इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए अपने सियासी लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठेंगे, तो उसके बाद बात आगे बढ़ सकती है। अभी बहुत सारे इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पर अभी इन्होंने बजट दिया है, उस बजट में जो टैक्सेस लगाए गए हैं, लोगों की अगले महीने की सैलरीज जब कटेंगी तो इनको पता चलेगा। फिर इन्होंने, इस हुकूमत ने इस मुल्क को OLX पर लगा दिया है कि हर चीज बेचनी है। आप जरूर बेचें, लेकिन बेचने का कोई तरीक होता है। इस पे आज वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में निजकारी का चूरन उरूज पर है कि हुकूमत का हर असासा बेच दो। इसका बैकग्राउंड ये है कि कल हमारे वजीर खजाना कह रहे थे कि अगर मुल्क को चलाना है तो हमें मुल्क निजी सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। और फिर शहबाज शरीफ उस दिन अपनी कारकर्दगी जब बता रहे थे तो वो कह रहे थे कि हुकूमतें कारोबार नहीं करती। मजीद फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में रेगुलेशन के बगैर सीमेंट और बैंकों की निजकारी हमारे सामने है कि किस तरह मखसूस खानदानों को नवाजा गया। ये खानदान खरबपति हो गया। दुनिया में कहीं भी बैंक इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं बेचे जाते ताकि मफादात का टकराव ना हो। पाकिस्तान में चंद खानदान अब इंडस्ट्री के भी मालिक हैं और बैंकों के भी। अब इन्हीं खानदानों ने हुकूमती असासे खरीदने हैं और अवाम मुंह देखती रह जाएगी, और तमाम हुकूमती असासे बेचकर वजीर खजाना अपने मुल्क हॉलैंड रवाना हो जाएंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है। हुक्मरान खानदान की स्टील मिलें मुनाफे में हो, हुक्मरान खानदान की निजी एयरलाइन तो प्रॉफिट में हो, उनकी अपनी शुगर मिलें, उनके बैंक्स सब प्रॉफिट के अंदर हो, तो फिर सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के सरकारी असासे घाटे में कैसे जाते हैं। एक अगला सवाल जो फवाद चौधरी कह रहे थे कि आप अपनों में ही बांट के, आपके मुख्तलिफ फ्रंट मैन है, आप चंद खानदानों को अमीर कर रहे हैं। जैसे अयूब खान के दौर में 22 खानदान थे, तो इस मुल्क पे आप खानदान खड़े कर रहे हैं, और वो खानदान रियासत से बड़े हैं और असल में वही रियासत चलाते हैं, और उन्हीं के मफादात अब रियासत के मफादात हैं। तो पाकिस्तान को इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा सामना है, और इस पर यही कहा जा सकता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।